हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था एटम्स क्या होते हैं। एटम्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। हमने चैप्टर 3 में ये सब पढ़ा था। अब हमारे क्वेश्चन उठते हैं, क्या सारे एटम्स एक दूसरे से अलग होते हैं या फिर क्या एटम्स के अंदर और छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अब हम इस चैप्टर में देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने बोला था कि एटम्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। ये हमने चैप्टर 3 में बात पढ़ी थी। तो बच्चों, अब उन्होंने ये तो बोल दिया कि इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि एटम के अंदर क्या और छोटे पार्टिकल्स या किसी और तरह के सब पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो बच्चों, 3 साइंटिस्ट थे। सबसे पहला जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया और वहां से इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी की। तो आप लिख लीजिए इसे, जे थॉमसन explained presence of electrons by cathode rays experiment। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्लास 11th में ये एक्सपेरिमेंट बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी के लिए बस आप ये याद रखिए, जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया जहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब इलेक्ट्रॉन बच्चों नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगी फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। अगर हम बात करें चार्ज की, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो माइनस, और उनके ऊपर चार्ज कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। अब ये कूलम्ब क्या है, जैसे हम दूध को, अगर हम शॉपकीपर से दूध मांगते हैं तो हम बोलते हैं उसे 2 लीटर दूध दे दो। उसी तरह चार्ज को मेजर करने के लिए यूनिट होती है कूलम्ब, जिसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। ये था उसके ऊपर चार्ज। अब कोई पार्टिकल है तो उसका मास भी तो होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। आप देख सकते हैं 10 की पावर -31, इसका मतलब क्या है, अगर मैं 9.1 को डिवाइड करूं 10000 ऐसे 31 जीरो से, तो कितना छोटा नंबर आएगा। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, यह बात आप याद रखना। उसके बाद अब हमारा जो एटम होता है, हमारे आसपास जो भी मैटर है, क्या हम इसको टच करते हैं तो क्या हमें कोई चार्ज फील होता है, नहीं। मैटर आसपास एटम से बना होता है। अगर एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी तो होना चाहिए, ताकि पूरा एटम न्यूट्रल हो। तो इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, और किस साइंटिस्ट ने किया, अब हम ये देखते हैं। तो उन साइंटिस्ट का नाम था ई गोल्डस्टेन। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया जे थॉमसन ने, इन्होंने किया एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अब एनोड रे एक्सपेरिमेंट कब किया, ये अपने लेबोरेटरी में एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस टाइम पर एक गैस इवॉल्व हुई, और गैस इवॉल्व हुई उसको इन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ चार्जेस हैं। उस चार्ज को हम कहते हैं
कैनल रेज। ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज कैनल रेज। पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन है व्हाट इज कैनल रेज। तो अगर हम बात करें पहले कैनल रेज की, तो इसमें हम लिखेंगे ई गोल्डस्टीन discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays. These rays were positively charged ठीक है बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कैनल रेज, जिसका हमने यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया। अब बच्चों ई गोल्डस्टीन ने जब कैनल रेज निकली, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उन रेज में था, तो जरूर ये बात भी होगी कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ई गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोला जाता है एनोड रेज एक्सपेरिमेंट या फिर कैनल रेज एक्सपेरिमेंट। उसके थ्रू ई गोल्डस्टीन ने एक पार्टिकल की डिस्कवरी की जिसको हम, जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे और जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स। तो इसमें हम लिखेंगे आगे ई गोल्डस्टीन discovered protons via anode rays experiment। अब बच्चों अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज या फिर फैक्ट्स अबाउट प्रोटॉन, facts about protons। तो सबसे पहला हम बात करेंगे बच्चों चार्ज की। क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज थे तो साइन आएगा प्लस, और मैग्नीट्यूड क्या था चार्ज का, जो कि इलेक्ट्रॉन का था। एक इलेक्ट्रॉन पे था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। उसी तरह प्रोटॉन पे होगा चार्ज पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और अगर बात करें मास की, तो इसका मास होता है 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास को कंपेयर करें तो बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन इज समवेयर अराउंड 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ इसी तरीके का हो गया कि अगर मैं 18,000 लीटर में 1 ml पानी और डाल दूं तो क्या मास में कुछ डिफरेंस आएगा? जी नहीं। तो इसीलिए हम जब भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की साथ में मास की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान लेंगे। ठीक है बच्चों, ये थे फैक्ट्स अबाउट प्रोटॉन। अब तीसरे तरह के जो हमारे एटम के अंदर सब पार्टिकल होता है उनको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? तो चलिए लिखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करी थी जेम्स चैडविक ने, बाय जे
चैडविक। तो बच्चों अब पहले हम लिख लेते हैं जे चैडविक ने क्या किया था और कैसे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। तो जे चैडविक bombarded lighter elements like lithium, boron, etc. with alpha particles। क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, अभी हम देखेंगे। एंड ऑब्जर्व्ड emission of new particles having no charge but having mass equal to proton। These particles were called neutrons। That is neutral particle of the atom। अब बच्चों जे चैडविक ने लाइटर एलिमेंट्स जैसे कि लिथियम और बोरोन, इनको अल्फा पार्टिकल के साथ, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम का डबली पॉजिटिव आयन को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हीलियम का डबल पॉजिटिव आयन कहलाता है अल्फा पार्टिकल। अब बच्चों जो छोटे हमारे साइज के एलिमेंट्स थे जैसे कि लिथियम और बोरोन, तो इन पर जब अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड करवाया गया, मतलब ये था हमारा छोटे पार्टिकल लाइटर एलिमेंट्स, और इन पर अल्फा पार्टिकल ने आकर टक्कर मारी, तो छोटे छोटे और बहुत सारे सब पार्टिकल्स निकले जिनके अंदर चार्ज तो कोई नहीं था पर उनके अंदर मास था, और उन पार्टिकल्स को जे चैडविक ने नाम दिया न्यूट्रॉन्स। तो एक एटम के अंदर तीन सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि चार्ज्ड आयंस होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और तीसरा न्यूट्रॉन जो कि जिनका बस मास होता है, कोई चार्ज उन पर नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि सर हमें यह तो पता लग गया कि एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पर वो अरेंज्ड कैसे होते हैं ये हमें अभी तक नहीं पता लगा। तो इसके लिए हमारी हिस्ट्री में काफी सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और उन्होंने समझाया कि कैसे एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेट हो सकते हैं। तो ऐसे साइंटिस्टों ने क्या बोला, अब हम वो स्टडी करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हेडिंग डालिए बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स या फिर एटॉमिक मॉडल्स। तो क्या होता है एटॉमिक मॉडल या स्ट्रक्चर ऑफ एटम? एक एटम के अंदर किस तरीके से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अरेंज हो सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज को हम बोलेंगे एटॉमिक मॉडल्स। तो तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने तरीके से एटॉमिक मॉडल को समझाने की कोशिश करी। तो सबसे पहला था
जे थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर किया था, तो उसको हम बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब क्या था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम? पहले हम इस बात को बच्चों लिख लेते हैं और उसके बाद इसे समझेंगे। दिस मॉडल is often called watermelon मॉडल। क्यों इसे वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, ये अभी हम समझेंगे। इन दिस मॉडल थॉमसन predicted the presence of electrons inside positive sphere made up of protons just same as seeds of watermelon are embedded in red edible part of water melon। तो बच्चों जे थॉमसन ने बोला कि जो एटम होता है वो बिल्कुल वाटरमेलन की तरह होता है। वाटरमेलन के अंदर जो रेड एडिबल पार्ट होता है वो होता है प्रोटॉन्स, और उसके बीच में जो सीड्स होती हैं ब्लैक ब्लैक, बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अरेंज होते हैं एक एटम के अंदर। अगर ये एक वाटरमेलन है, ये सारा है रेड एडिबल पार्ट, और इसके बीच में अरेंज्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल उसके सीड्स की तरह। ये हैं इलेक्ट्रॉन्स और ये है पॉजिटिव स्पेयर। तो ये था बच्चों थॉमसन का मॉडल। पर थॉमसन के मॉडल बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि जो बाकी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की वो सारी प्रॉपर्टीज थॉमसन का मॉडल समझा नहीं पाया कि वो कैसे होता है। तो लिखेंगे हम इस चीज में, although this model explained न्यूट्रलिटी, मतलब कि जो ओवरऑल एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, बट न्यूट्रलिटी ऑफ एटम बट couldn't explain other scientific experiments
conducted on atom, hence it was discarded. इसलिए बच्चों ये मॉडल ज्यादा नहीं चल पाया. उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड. तो अब हम स्टडी करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. तो बच्चों रदरफोर्ड नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने समझाने की कोशिश करी एटॉमिक मॉडल. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा एलिमेंट लिया जिसकी उन्होंने एक थिन लेयर बनाई और वो एलिमेंट था गोल्ड. उन्होंने गोल्ड की थिन लेयर ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स जो कि डबल पॉजिटिव चार्ज्ड हीलियम आयन होता है, अल्फा पार्टिकल्स की इसके ऊपर उन्होंने बॉम्बार्डेशन करवाई. अब जब ये बॉम्बार्डेशन हुई तो बच्चों उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या क्या हो रहा है. कुछ जैसे उन्होंने बॉम्बार्डेशन कराई, कुछ पार्टिकल्स तो फॉयल के अंदर से बिल्कुल सीधे पास कर गए, कुछ पार्टिकल्स थोड़ा सा डेविएट हो गए अपने पाथ से, मतलब वो ऐसे जा रहे थे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो गए. और 1 आउट ऑफ 12,000 बॉम्बार्डेशंस, एक पार्टिकल आउट ऑफ 12,000 180 डिग्री पर वापस आया, मतलब ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया. तो इन्होंने उसे इससे कुछ कुछ कंक्लूड किया. अब वो क्या कंक्लूड किया, पहले हम ये बारी सारी बातें लिख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे उन्होंने क्या कंक्लूड किया. तो चलिए लिखिए. Rutherford in his experiment, that is अल्फा रे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया तो उसकी रे को हम बोलते हैं अल्फा रेज. अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. Rutherford bombarded अल्फा रे जो कि होता है हीलियम डबली पॉजिटिव चार्ज्ड आयन अपॉन थिन गोल्ड फॉइल. सबसे पहले हम यह देखते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर बस गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, इतने सारे एलिमेंट से बाकी क्यों कोई नहीं लिया. तो बच्चों इसका आंसर है गोल्ड इज मोस्ट मेलेबल एलिमेंट टिल नोन. गोल्ड जो होता है मोस्ट मेलेबल एलिमेंट होता है, मतलब उसको हम हैमर करके प्लेन शीट में बहुत ज्यादा इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत थिन शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. बाकी किसी एलिमेंट को हम इतनी थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. रदरफोर्ड को बिल्कुल थिन लेयर ऑफ शीट चाहिए थी, तो इसलिए उसने गोल्ड का यूज किया और जो थिन लेयर उसकी बनी वो 1000 एटम्स गोल्ड एटम्स की थिकनेस के बराबर थी. अब चलिए अब हम लिखते हैं आगे. अब रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्वेशंस. तो बच्चों रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया नंबर 1, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स passed through gold foil
अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो बिल्कुल सीधे पास कर गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी उसकी, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, बहुत छोटे एंगल पर डिफ्लेक्शन हुई। थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, 1 out of every 12,000 particles appears to rebound, मतलब 180 डिग्री पर वापस आ जाना, ऐसे जाना और ऐसे वापस आ जाना। तो ये थी रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन। अब अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें तो कुछ इस तरीके का काम हुआ। ये हैं गोल्ड एटम्स, कुछ इस तरह का डायग्राम बना। अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा नीटली और बनाएं, तो बच्चों कुछ इस तरीके का गोल्ड फॉइल बना। अब उसने देखा कुछ रेज, ये थे हमारे शीट ऑफ गोल्ड एटम्स। अब बच्चों उसने देखा कि कुछ रेज अनडेविएटेड ऐसे पास कर गई, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रेज। कुछ रेज अलग अलग एंगल पर डेविएट करी, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। पर एक रे थी जो कि ऐसे गई और टकरा कर वापस इसी डायरेक्शन में आ गई, दैट इज एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो इससे बच्चों रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि एक एटम का जो सबसे ज्यादा स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है, मतलब खाली होता है। ऐसा हम देख भी सकते हैं, एक एटम ऐसा है तो उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है। तो जो पार्टिकल्स यहां से गए वो बिल्कुल सीधे चले गए, जो डिफ्लेक्ट हुए या डेविएट हुए वो क्यों हुए? जब वो नेगेटिव चार्ज अल्फा रेज जो होती हैं पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं, तो जब वो नेगेटिवली चार्ज के पास गई तो उस जब पॉजिटिवली चार्ज रेज पॉजिटिव के पास गई तो वो रिफ्लेक्ट हुई, अपने पाथ से डेविएट हो गई, तो इसलिए इधर उधर चली गई। पर जब अल्फा रेज जो बीच में कुछ एक ऐसा पोर्शन है, जब एक रे एक गई
और वापस 180 पे आ गई, तो इसका क्या मतलब है? बीच में एक एटम के कुछ कॉन्सेंट्रेटेड चीज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जब वहां पर अल्फा रे जा रही है उसको वो वापस पास नहीं होने दे रहा, वापस भेज रहा है। तो इससे रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया, तो लिखिए बच्चों कंक्लूजन। कंक्लूजन पहला कंक्लूजन था रदरफोर्ड का, एटम्स कंसिस्ट ऑफ predominantly empty space as एक एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है। अब क्यों होता है? एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स passed through gold foil undeflected। दूसरा कंक्लूजन था, एटम कंटेन्स centrally placed positive charged nucleus carrying positive charge particles, because few alpha particles suffered deflection and very few, that is 1 out of 12,000 बाउंस बैक। एक एटम के अंदर बीच में कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह है जहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसके आसपास से जो भी रे जा रही है अल्फा पार्टिकल की, वो डिफ्लेक्ट हो रही है या फिर बाउंस बैक हो रही है। तो इससे हमें समझ आता है कि रदरफोर्ड ने जो माना वो सही था। अब उसने तीसरी चीज जो कंक्लूड की वो थी, सिंस a minute fraction of alpha particles suffered deflections and very few bounce back, this led to conclusion that most of the space an atom is empty and the space occupied by nucleus is negligible compared to empty space। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने बोला कि जो हमारा न्यूक्लियस होगा एक एटम के अंदर,
उसका स्पेस नेग्लिजिबल होगा। अब उसका स्पेस कितना होगा? तो उसने बोला साइज ऑफ न्यूक्लियस वाज अबाउट 10 की पावर -5 टाइम्स दैट ऑफ साइज ऑफ एटम। फिर उसने बोला whole of the atomic mass concentrated in nucleus। क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर तो बस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एक एटम में, और हमने पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको तभी ये बात बताई थी कि जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ बात होगी तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि वो बहुत कम होता है व्हेन वी कंपेयर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विद दैट ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो चलिए बच्चों, अब इस मॉडल के फीचर्स क्या थे, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालिए फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड proposed model of atom। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला फीचर लिखिए रदरफोर्ड ने बोला देयर इज पॉजिटिवली placed nucleus in an atom nearly all mass resides in nucleus। क्यों all mass resides in nucleus? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर नेक्स्ट फीचर जो था इसके मॉडल का वो था नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था बच्चों इसके मॉडल का, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स राउंड द न्यूक्लियस in well defined orbit। अब बच्चों रदरफोर्ड ने बोला कि अगर ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है इन बिटवीन जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इसके आसपास वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर रिवॉल्व करते हैं। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक आता है इस मॉडल का। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन हम इसको कंसीडर करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और वो चल रहे हैं, तो बच्चों हमें पता है ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो इनके पास एक अपनी वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी होगी और ये हर पॉइंट पे, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो अगर ये डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सलरेशन चेंज कर रहे हैं, एक्सलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक्सलरेशन हो रही है, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा।
एनर्जी लूज करेगा और धीरे धीरे क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन होगा एनर्जी लूज करता जाएगा और न्यूक्लियस के पास पास वाले ऑर्बिट में ये ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन मर्ज हो जाएगा। उस टाइम पे बच्चों क्या होगा, अगर ऐसा कुछ हो तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो मर्ज कर गया जब न्यूक्लियस में, तो एटम जो है हाईली अनस्टेबल है। क्यों हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलकर न्यूक्लियस में चला गया और एटम को डिसबैलेंस कर दिया कि पहले एटम में इतने इलेक्ट्रॉन्स थे, अब है ही नहीं इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों अगर ऐसा होता तो क्या हमारे आसपास जो हमें मैटर दिखता है वो ऐसा होता? मैटर का सबसे छोटा एलिमेंट होता है एटम। अगर एटम इतना डिसबैलेंस्ड होता तो क्या हमारे आसपास जो मैटर है ये इतना बैलेंस्ड होता? तो इसका आंसर है नहीं होता। तो इसका मतलब रदरफोर्ड ने कहीं ना कहीं कोई एक गलती की और वो गलती आगे जो आने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लैरिफाई की। तो ये है बच्चों ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। तो लिखिए मेरे साथ, ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल। तो बच्चों रदरफोर्ड ने बोला अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस in well defined orbits, but electron being charged particle will lose their energy and finally fall into the nucleus. This makes atom highly unstable, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी, and this was the major drawback of Rutherford. अब इस मॉडल को ओवरकम करने के लिए 1912 के अंदर एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील बोर। इन्होंने इस मॉडल को एक्सप्लेन किया कि एटम्स जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वेल डिफाइंड ऑर्बिट में ट्रेवल नहीं करते, पर आप किस में करते हैं ये अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हेडिंग डालिए, assumptions made by नील बोर। तो बच्चों नील बोर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होते हैं वो सारे ऑर्बिट में ट्रेवल नहीं करते हैं, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ट्रेवल करते हैं जिनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। तो लिख लीजिए इस बात को, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits of electrons
are allowed inside the atom. अब डिस्क्रीट ऑर्बिट और एक नॉर्मल वेल डिफाइंड ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों नील बोर ने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्रीट ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जब राउंड राउंड घूमते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर, उस टाइम पर वो एनर्जी लूज नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से वो एटम हाईली स्टेबल हो जाता है। तो लिखिए इस बात को, while revolving in discrete orbits, the electron do not radiate energy, or energy is emitted or absorbed by an atom only when an electron moves from one orbit to another। तो पहले तो नील बोर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में ट्रेवल करता है। अब डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर वो एनर्जी लूज नहीं करता है। अब उसने उसके बाद एक और बात बोली, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से, मतलब एक रिवॉल्विंग शेल से दूसरे में जाता है, मतलब वन ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो ही वो एनर्जी को लूज या गेन करता है। अगर ये है एक एटम और ये है उसका न्यूक्लियस, ये है सारे ऑर्बिट्स, जो कि है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। अब नील बोर ने बोला कि अगर इनमें ट्रेवल करेंगे तो कोई एनर्जी लूज नहीं, कोई एनर्जी गेन नहीं, पर अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे तो बच्चों वो एनर्जी लूज या एनर्जी गेन कर सकते हैं। अब न्यूक्लियस के सबसे पास वाले ऑर्बिट को उन्होंने नाम दिया के शेल, और ये हो गया शेल 1, तो n की वैल्यू हो गई 1। इसको नाम दिया सेकंड वाले को एल शेल, और इसको बोलते हैं n इक्वल टू 2। उसके बाद उन्होंने इसको बोला एम शेल, n इक्वल टू 3, और लास्ट वाले को एन शेल, n इक्वल टू 4। तो के एल एम एन ये होते हैं 4 शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब बच्चों इसके अंदर ये थे KLMN शेल। अब के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एन में कितने हो सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप यहां तक रिवाइज करिए, और अगर कोई डाउट्स हो तो आप हमसे जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।